Hello everyone, myself Dr. Kanak Dwivedi from School of Education. I welcome you all in the new series of my video lecture. Now today I am going to start a new school of philosophy, that is existentialism. आज हम existentialism means अस्तित्ववाद जिसको हिंदी में कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अस्तित्ववाद क्या है, ये फिलॉसफी कैसे आई। ये एक नई फिलॉसफी थी 19वीं और 20वीं शताब्दी में। ये इस फिलॉसफी की शुरुआत हुई। इट इज़ द यंगेस्ट फिलॉसफी और न्यूएस्ट फिलॉसफी, या यूँ हम कह सकते हैं कि अस्तित्ववाद को हम दर्शन का रूप ना देके हम एक नज़रिया कह सकते हैं, वे ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं, क्योंकि अस्तित्ववाद जो है वो दो मुख्य फिलॉसफीज़, दो मुख्य दर्शन, पहला तो आपका आध्यात्मिक दर्शन और दूसरा जो है भौतिक दर्शन। मतलब आपकी सबसे पहली स्पिरिचुअल फिलॉसफी और दूसरी मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी के विरोध में ये फिलॉसफी आई है। क्योंकि अभी तक जो दर्शन में लोगों ने जो बात की थी वो आध्यात्मिकता की बात की, पदार्थ की बात की, मैटर की बात की, साथ ही साथ हमने ये बात की कि कैसे हम प्रेजेंट में रह के हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। इन सब बातों की चर्चा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इन सब चर्चाओं में कहीं इंसान के वजूद की कोई बात नहीं हुई, इंसान के अस्तित्व की कोई बात नहीं हुई, मानव के अस्तित्व की कोई बात कहीं नहीं की गई। तो जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद इंसान के वजूद की बात हुई, तब लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि जब सारी चीज़ें इंसान ही कर रहा है तो हम आध्यात्मिकता की इतनी हमने बातें कर ली, हमने पदार्थ की इतनी बातें कर ली, हमने ये बताया कि ये भौतिक जगत का निर्माण जो है वो पदार्थ से हुआ है, ये ब्रह्मांड जो ये इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी जो है वो पदार्थों से हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस ब्रह्मांड का मुख्य अस्तित्व है, मतलब ह्यूमन के एग्जिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही थी। तो लोगों ने सोचा, सोरेन केगार्ड एक डैनिश फिलोसोफर थे, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की और उन्होंने कहा कि हमें मुख्यतः मानव के अस्तित्व की बात करनी होगी। और इस तरीके से अस्तित्ववाद जो एक वाद के रूप में आया है उसकी शुरुआत हुई, जिसमें अस्तित्ववाद के तहत हम बेसिकली हम इंसान के स्वतंत्रता की बात करते हैं, इंसान के चॉइसेस की बात करते हैं, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस इस रूप में कि उसे ये फ्रीडम हो, इस बात की आज़ादी हो कि वो अपनी बात को कह सके, उसको ये चॉइस हो कि वो जो चीज़ चुनना चाहे तो किसी तरह का ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो। तो इन सारी चीज़ों की आज़ादी इंसान को मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात और उन लोगों ने रखी जो एग्जिस्टेंशलिस्ट थे, कि अगर इंसान को आज़ादी दी जा रही है तो फिर हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी भी लेनी होगी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी कि जो वो आज़ादी के तहत जो डिसीजन ले रहा है उस डिसीजन पे कायम रहे। मतलब कि अगर वो उसको इतनी आज़ादी दी गई कि वो अपने चॉइसेस करे और उन चॉइसेस को थ्रू अगर अच्छा होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कुछ खराब घटता है तो उसका भी जिम्मेदार इंसान ही होगा। अब बात करते हैं मानव के अस्तित्व की, उसके वजूद की, जिसके तहत अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग बातें कही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये जो फिलॉसफी है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के दी हुई मानवतावाद फिलॉसफी पे आधारित है। मानवतावादी फिलॉसफी ह्यूमन की बात करती है। इसी तरह
ये फ़िलॉसफ़ी भी इंसान के वजूद की बात करती है, जिसमें इंसान क्या है, जब वो उसको आज़ादी मिलेगी अपनी चॉइसेस की, तो सबसे पहले वो अपने सुखों की बात करता है और उन उन सुखों के लिए वो ऐसे कदम उठाएगा जिससे उसको खुशी मिले, या जब उसको आज़ादी होगी कि वो अपने चॉइसेस करे, तो उन चॉइसेस में कुछ चॉइसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो अच्छे होंगे और कुछ चॉइसेस बुरे भी होंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि जीवन है तो कोई ना कोई दिक्कतें तो आती ही रहेंगी, तो उन दिक्कतों का सामना करने के लिए उसके अंदर साहस भी होनी चाहिए। इसलिए हम देखेंगे कि ये जो फ़िलॉसफ़ी है वो पूरी तरीके से कौन सी फ़िलॉसफ़ी है? इंडिविजुअलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी है, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की फ़िलॉसफ़ी है। और इस तरीके से हमने देखा कि अस्तित्ववाद के तहत किन-किन बातों पे हमने ज़ोर दिया। सबसे पहले हमने फ्रीडम की बात की, दूसरा हमने चॉइसेस की बात की, तीसरा हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की, चौथा हमने कहा कि अगर एक्सप्रेशन है तो जो भी हम निर्णय लेंगे वो निर्णय कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिसके तहत जो भी निर्णय लिए, या तो सही या गलत, वो उसकी जिम्मेदारी उस इंसान को लेनी होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अस्तित्ववाद को के इंट्रोडक्शन को समझा। अब अस्तित्ववाद फिर हम एजुकेशन में लेके आएंगे। एजुकेशन के तहत उस जितने एजुकेशनल एम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्या करिकुलम होना चाहिए अस्तित्ववाद की, क्योंकि ये न्यूएस्ट फिलॉसफी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अस्तित्ववाद के नज़रिए को देखते हुए शिक्षा में जो ज़रूरतें हैं इस फिलॉसफी। आई वुड बी टेकिंग योर क्लास ऑन द टॉपिक existentialism, which is also one of the major school of philosophy under the paper Philosophical Foundation of Education, covering Unit 2. So today I'm going to discuss you regarding the school existentialism. What is existentialism? The main propounder of this philosophy are Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Albert Camus. So first of all, I am coming to the slide that who was Soren Kierkegaard. Basically, he is known as the father of existentialism, and he was a Danish philosopher. He said that human existence is always individual in character, never social. इनके अनुसार मनुष्य का जो अस्तित्व है हमेशा व्यक्तिगत होता है और वो कभी सामाजिक नहीं हो सकता है। जो मेन उनके जो विचार थे एग्जिस्टेंशियलिज्म में, वो बेसिकली वो मानते थे कि जो मेन फंक्शन होता है इंसान का, वो बेसिकली होता है कि वो कैसे विकसित कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, उसकी अपनी कौन कौन से चॉइसेस हैं, वो कैसे सफ़र भी कर रहा है, ये भी खुद मानव के ऊपर ही निर्भर करता है। उसके क्या अनुभव हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें मनुष्य खुद अपने आप करता है। उसको अपने जीवन के प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना है। कोई अलग से कोई परम सत्ता नहीं है, कोई गॉड नहीं है जो कि उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, उसे खुद ही स्वयं ही सॉल्व करना होगा। तो ये सोरेन किरकेगार्ड जो थे वो सबसे फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट हुए हैं। इन्हीं को फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी का माना गया है। इसके बाद जीन पॉल सार्ट्रे आए, उन्होंने भी अपने विचार, ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर, इन्होंने भी अपने विचार एज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट दिया। और ये बेसिकली इन्होंने जब फ्रेंच मूवमेंट चला था उस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से मनुष्य अपनी बात अपने एग्जिस्टेंस की बात कह सकता है, क्योंकि ये जो फिलॉसफी है वो 20th सेंचुरी की फ़िलॉसफी है। इट इज़ अ यंगेस्ट फ़िलॉसफी जिसमें पहली बार ये बताया गया कि हर व्यक्ति का अपना पर्पस होता है, उसका अपना अस्तित्व होता है। तो इसलिए जब हम अपने व्यक्तिगत
एग्जिस्टेंस की, अपने व्यक्तिगत पर्पस की बात करते हैं, तो ये जो सारे विचार हैं वो इसी फिलॉसफी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आए अल्बर्ट कैमस। वो एक अल्जीरियन जर्नलिस्ट थे और उन्होंने वो नॉवेलिस्ट भी रहे हैं, ऑथर भी रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के, इसके अलावा पॉलिटिकल असिस्ट भी रहे हैं। तो बेसिकली वो राइटिंग के फील्ड में थे, लेकिन उन्होंने भी जो सिस्टमेटिक फिलॉसफी चली आ रही थी उसको अपोज किया, और उन्होंने भी व्यक्ति की अपने डेवलपमेंट, अपने पर्सन के खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। बेसिकली अब हम बात करेंगे कि क्या है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये इसकी बात कहाँ से आई। जब पुरानी फिलॉसफीज लाइक सबसे जो हमारी ओल्डेस्ट फिलॉसफी है आइडियलिज्म, जिसमें हम आत्मा, परमात्मा, हम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो उसमें कहीं भी मानव के अस्तित्व की बात नहीं हो रही है। या नेचुरलिज्म में थोड़ा आइडियलिज्म के अपोज में आया, या जो और बाद में दी गई जो फिलॉसफीज़ हैं, जो सिस्टमेटिक फिलॉसफीज़ हैं, उनमें कहीं भी आप जो अभी तक मैंने लेक्चर लिए हैं उसमें कहीं भी मनुष्य के अस्तित्व की बात नहीं कही गई। चूँकि ये मॉडर्न फिलॉसफी है, ये 20th सेंचुरी बेस्ड फिलॉसफी है, तो चूँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहे थे, ये सारे रेवोल्यूशंस जब हो रहे थे वर्ल्ड में, तो लोगों ने मनुष्य के अस्तित्व की बात करनी शुरू की कि मानव का अपना खुद का अस्तित्व है, क्यों ये इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके एग्जिस्टेंस का क्या पर्पस है, उसकी लाइफ का क्या पर्पस है, क्यों वो इस वर्ल्ड में है, वाई एम आई हियर, वाई डू आई एग्जिस्ट, व्हाट इज माई पर्पस इन लाइफ, व्हाट इज़ माई एसेंस। इस तरह के क्वेश्चंस इंसान के दिमाग में उठने लगे। तो ये सारे जब क्वेश्चंस उठे, तो जिन जिन फिलोसोफर्स ने मनुष्य के अस्तित्व या पर्सन के एग्जिस्टेंस के बारे में अपने अपने जो विचार दिए थे इन क्वेश्चंस के, जो कोई क्वेश्चन है व्हाई आई एम हियर, व्हाई डू आई एग्जिस्ट, व्हाट इज़ माई एसेंस, व्हाट इज़ माई पर्पस इन लाइफ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इसी फिलॉसफी में मिलते हैं, जिसको हम एग्जिस्टेंशियलिज्म के नाम पे जानते हैं। अब क्या है व्हाट इज एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये लैटिन वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्स और स्टेयर। एग्स का मतलब होता है आउट और स्टेयर का मतलब होता है टू स्टैंड। तो इस तरीके से जब हम दोनों वर्ड्स को जोड़ेंगे तो एग्जिस्टेयर बनेगा और टू स्टैंड आउट। तो इसको हम और अगर डिफाइन करेंगे तो चार चीज़ें निकल के आती हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म से, कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, या हम कैसे दिखते हैं, या हम किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मानव के अस्तित्व को दर्शाती हैं, कि हाउ द इंडिविजुअल अपीयर, हाउ टू अ रेस, टू बिकम, टू बी, ये सारे जो पार्ट हैं वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के ही पार्ट माने जाते हैं, इस विचारधारा के पार्ट माने जाते हैं। अब व्हाट इज एसेंस, क्या सार है, मतलब अगर मनुष्य इस दुनिया में आया है तो उसका जीने का क्या पर्पस होगा, वो उसका क्या अर्थ है इस दुनिया में, वो क्या उसकी प्रकृति कैसी है। ये सारी चीज़ों पे जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ मैन। तो व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ मैन ये कहता है कि क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, क्या नेचर है। इन सारी चीज़ों पे जब हम बात करेंगे तो वो आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी के अंदर। तो अब हम एक बार और समझेंगे कि व्हाट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये एक देखा जाए तो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है या फिलॉसफी है, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग के विल की बात करते हैं, फ्री विल की बात करते हैं, किसी तरह के ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम ये बात इसमें एक्सप्लेन होगी कि मनुष्य की एग्जिस्टेंस क्या है, उसके अपना क्या चॉइसेस हैं,
वो इस दुनिया में क्यों आया है, उसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व है या नहीं है, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में उसका अस्तित्व है या नहीं है। और साथ ही साथ इस फिलॉसफी में ये भी बताया गया है कि हर इंडिविजुअल अपने आप में भिन्न है, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। सो individual have to take responsibility for their action and shape their own destinies। मतलब हर इंसान अपने भाग्य का विधाता खुद है। वो जो भी कार्य करेगा, उसकी जो भी जिम्मेदारियां, जो भी कार्य है, उसकी जिम्मेदारी उसे खुद लेनी होगी और उसके कार्यों के द्वारा ही उसके डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो इस तरीके से एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहता है कि इंसान को खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको खुद अपना निर्णय लेना पड़ेगा एथिकल मामलों में, और साथ ही साथ द इंडिविजुअल इज द सोल जज ऑफ हिज और हर ओन एक्शन। जो भी काम वो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको किसी कोई और करवा रहा है, वो खुद जिम्मेदार है अपने एक्शंस के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में वो कर रहा है। वो जो भी करे वो अपनी सुविधा से करे, उसकी मन मर्जी हो, जो भी काम है उसके द्वारा ही वो इसीलिए उसको रिस्पॉन्सिबल भी कहा जाता है। ह्यूमन फ्रीडम इज अंडरस्टूड प्रिसाइसली एज द फ्रीडम टू चूज। बेसिकली जो इंसान की स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता किस पे ज़्यादा निर्भर करती है कि वो बिल्कुल उसके पास ये आज़ादी दी गई है कि वो कोई भी कार्य अपनी चॉइस के अनुसार कर सकता है। उसको फ्रीडम है, साथ ही साथ चॉइस की भी आज़ादी है। अब बात कर सकते हैं कि एसेंस, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इसका मतलब बेसिकली यही है कि मनुष्य जो है या जो भी पर्सन है, उसका क्या इस जीवन में क्या सार है, वो उसकी क्या चॉइसेस हैं। चॉइस क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। मतलब वो क्या चूज़ करता है इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में रहने के लिए, उसकी चॉइस बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे चूज़ करता है, उसे कौन से एक्शंस करने हैं, वो कौन से रिचुअल्स फॉलो करेगा, कौन से एथिक्स फॉलो करेगा, ये सारी चीज़ें उसके सार मतलब अगर उसके अस्तित्व में आ जाती हैं। अब एट बर्थ मैन लैक्स ह्यूमन नेचर। मैन क्रिएट हिमसेल्फ व्हाट ही इज हिमसेल्फ मेड। मैन इज ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ विल हिमसेल्फ टू बी। मतलब इंसान को कोई दूसरा नहीं बनाएगा, वो खुद ही अपने आप को क्रिएट करेगा। और जब वो पैदा होता है तो ह्यूमन कोई पहले से कोई ह्यूमन नेचर लेके नहीं आता है, बल्कि उसके कर्म उसका नेचर डिसाइड करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। वो कुछ लेके पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उसके एक्शन, उसके कर्म उसको बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलॉसफी किन किन मेन मुख्य चीज़ों पर आधारित है। अब हम बात करेंगे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म किन किन चीज़ों को डील करता है। बेसिकली वो डील करता है एक्सपीरियंस को, पर्सनल कंसर्न को, कमिटमेंट को और यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल। वो हर पर्सन को एक यूनिक पर्सन मानता है और वो ये चाहता है, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलॉसफी ये चाहती है कि हर व्यक्ति की अपनी कमिटमेंट हो, उसका अपना पर्सनल कंसर्न हो और एक उसका अपना अनुभव होना चाहिए। तो इस तरीके से जो वैल्यूज़ आएंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म के, वो होगा फ्रीडम ऑफ चॉइस, इंडिविजुअल डिग्निटी, पर्सनल लव, क्रिएटिव एफर्ट। ये सारे वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के हैं। मतलब जो मूल्य निर्धारित किए जाएंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म के, वो होंगे आपकी अपनी आपका क्या अपना चुनाव है, स्वतंत्रता, आपका जो भी आप चॉइस करते हैं उसके आपको फ्रीडम है।
आप अपने गौरव के लिए क्या कर सकते हैं, आपका अपना जो पर्सनल लव है, जो क्रिएटिव एफर्ट है, उसके लिए आप जो भी कर रहे हैं वो मूल्यों को निर्धारित करता है। इसके बाद आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस के लिए। तो जो फैक्टर्स फ्रीडम ऑफ चॉइस में अफेक्ट करेंगे वो हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली, स्पेशली द पेरेंट्स। मतलब आप क्या चूज़ करने जा रहे हैं उसमें आपके परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है, और इन्फ्लुएंस भी होती है, या हम कह सकते हैं भूमिका भी होती है कि आप कैसी लाइफ लीड करने जा रहे हैं। ये इसको चूज़ करने में फैमिली का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आपके कौन से एसोसिएट्स हैं फ्रेंड्स में, कई बार आपका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो सकता है कि आप जो भी चीज़ें लाइफ में चूज़ करेंगे वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। फिर रिलीजियस ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब आप जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म क्या बातें सिखा रहा है, उस तरह भी आपका माइंड बन सकता है। साथ ही साथ सोशल अप्रूवल, जो आप कर रहे हैं उसको समाज एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ ही साथ जो भी आपकी संस्कृति है, जैसे इंडियन कल्चर है तो इंडियन कल्चर्स के अलग नॉर्म्स एंड रूल्स हैं, तो उसको देखते हुए भी आपके जो चॉइसेस हैं वो बदलते रहते हैं। अब फैक्टर दैट अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ चॉइस में कुछ और बातें आती हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटस आ गया, आपके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स आ गए, आपका बुद्धि क्या है, आप मेल हैं या फीमेल है, ये इस पे भी डिपेंड करता है आपके चॉइस। कई बार फीमेल्स को ये आज़ादी नहीं होती है कि वो वर्किंग फील्ड चुन लें, या मेल के पास तो बहुत ऑप्शन होते हैं, लेकिन कई बारी मेल्स को भी ये डिसाइड, अब आज का तो ज़माना बहुत मॉडर्न हो गया, वरना कोई भी मेल एक शेफ़ नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब चॉइसेस थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। हेल्थ एंड फिज़िकल फिटनेस ऑल्सो प्लेज एन मेजर रोल इन द फ्रीडम ऑफ चॉइस। एंड सबसे लास्ट जो एजुकेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि फ्रीडम ऑफ चॉइस को अफेक्ट करता है। अब बात करेंगे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो किससे निकल के आया है। अगर हम उसकी मेटाफिजिक्स को देखेंगे तो रियलिटी इज सब्जेक्टिव विद एग्जिस्टेंस प्रीसीडिंग एसेंस एंड एग्जिस्टेंस क्रिएट एसेंस। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इसकी फ़िलॉसफी जो बताई है कि क्या पर्पज़ है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, हम लाइफ में क्या करेंगे, ये सब मेटाफिज़िक्स के अंतर्गत आ गया। साथ ही साथ जब हम एपिस्टेमोलॉजीज की बात करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म में, तो जो अभी इसके पहले हमने बताया चॉइसेस, कि हमें इस बारे में पता हो, हमें इस बारे में नॉलेज हो कि क्या मेरी पर्सनल चॉइस है और हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। व्हाट आई वांट टू नो, हम क्या जानना चाहते हैं, ये इसकी एपिस्टेमोलॉजी हो जाएगी। और जब हम एक्सियोलॉजी की बात करते हैं तो जो वैल्यूज़ पहले अभी मैंने बताए हैं, वो वैल्यूज़ जो होंगे उसको चूज़ करने में हमें आज़ादी होनी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपके बीएड से रिलेटेड है, वो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। आज हम बीएड के कोर्स में ये एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलॉसफी क्यों पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली इसका इम्प्लीकेशन किस प्रकार से है इसके बारे में बात करेंगे कि क्लासरूम डायलॉग स्टिमुलेट अवेयरनेस दैट ईच पर्सन क्रिएट सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रू सिग्निफिकेंट चॉइसेस। अपनी अपनी चॉइसेस के अनुसार क्लासरूम में जो हम डिस्कशन करते हैं वो भी स्टिमुलेट करता है हर पर्सन के सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि हर व्यक्ति हाँ। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के अंडर में हम एम्स ऑफ एजुकेशन क्या हो सकता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के तहत जो एम्स ऑफ एजुकेशन होगा वो सबसे पहला है टू हेल्प स्टूडेंट understand and appreciate themselves as unique individual who accept complete responsibility for their thought, feeling and action। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन एग्जिस्टेंशियलिज्म के
हिसाब से होगा कि हर स्टूडेंट को इस बात के लिए अप्रिशिएट करना होगा कि हर स्टूडेंट अपने आप में बिल्कुल अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, जो कि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसमें भी यही बताया गया है कि हर स्टूडेंट अपने आप में भिन्न है और सबकी अपनी थॉट हैं, फीलिंग्स हैं, एक्शंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। To educate the whole person, not just the mind, since feeling is not diverse from reason in decision making. हर पर्सन को एजुकेट करना होगा कि उसका दिमाग जो है वो अपने आप में खुद डिसीजन लेने के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए डिसीजन मेकिंग कोई और बॉडी होगी। और साथ ही साथ टू हेल्प द लर्नर बिकम फुली एज हिज ऑथेंटिक सेल्फ, जो स्टूडेंट है उसको इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना होगा कि वो अपने आप को समझ पाए कि वो एज अ पर्सन क्या है। इसके अलावा जब इस करिकुलम को हमने डिस्कस किया कि हर पर्सन अपने आप में यूनिक है, हर पर्सन जो अपने आप में है उसके थॉट, फीलिंग, एक्शन सब अलग हैं, तो इसी को बेस बना के जब हम करिकुलम बनाएंगे तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें हर बच्चा जो है वो अपने लर्निंग पेस के अनुसार पढ़ सके। उसको कभी फोर्स नहीं करना है कि हमको इतने ही देर में, जैसे दूसरा बच्चा अगर कोई चीज़ आधे घंटे में ख़त्म कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि तीसरा बच्चा भी आधे घंटे में ही ख़त्म करेगा। हर बच्चे के पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका अलग होगा, वो खुद से सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आर गिवन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शन फ्रॉम विच टू चूज़, मतलब जो चूज़ करने की, जो सब्जेक्ट चूज करने की ऑप्शन होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा हो कि जिसमें से वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सके। स्टूडेंट्स आर अफोर्डेड ग्रेट लैटिट्यूड इन देयर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मैंने ये ऑलरेडी आपको ही बता दें कि चॉइसेस काफ़ी हों जिसमें कि वो अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज़ कर सकें। अब जो एक और बहुत ज़रूरी बात है करिकुलम की कि द ह्यूमैनिटीज़ आर गिवन एम्फेसिस टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद वेरियस एक्सपीरियंसेस दैट विल हेल्प अनलेश देयर ओन क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। हर बालक, हर चाइल्ड अपने जो उसकी प्रतिभा है, उसका सेल्फ एक्सप्रेशन है, उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, उसके अनुभव, उसके एक्सपीरियंस के अनुसार करिकुलम में चीज़ों को चूज़ करेगा। और करिकुलम जो है वो किस पे बेस्ड हो? कंपोज्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, ड्रामा, क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस, लिटरेचर एंड फिलॉसफी। करिकुलम में ये मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का अस्तित्व उसके व्यावसायिक शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर व्यक्ति चाहे कितना भी इंटेलेक्चुअल है और अगर कुछ वो उसकी अर्निंग नहीं हो रही है तो उसकी IQ लेवल आज के टाइम पे उतना मैटर नहीं करता है। इसलिए जो व्यावसायिक शिक्षा ज़रूर करिकुलम में रखनी चाहिए जिससे कि वो कुछ ना कुछ अर्न कर सके। अब बात आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग की। मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए? जो करिकुलम एग्जिस्टेंशियलिज्म के अनुसार बनाए गए हैं उसके अनुसार मेथड ऑफ टीचिंग हम कौन सा अपनाएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि जब हम बच्चे को पढ़ाएं तो हर बच्चे का पे इंडिविजुअल फोकस करें और in teaching history, existentialists focus on the action of historical individual who provide possible model for the students' own behavior rather than emphasizing historical event. उन्होंने कहा क्योंकि वो existentialism जो philosophy है वो basically किस पे डील करती है? इंडिविजुअल बेस्ड है। तो जब वो कहते हैं कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो एक्सटेंशलिस्ट कहते हैं कि टीचर को फोकस करना होगा इंडिविजुअल की, उसके अपने ही एक्शन पे, मतलब जो उसके हिस्ट्री रही होगी उसके कार्यों की, उसके कर्मों की, जिससे कि वो खुद से ही अपने जो पिछले कर्म हैं उसके हिस्टोरिकल एक्शन से अपने आप को समझे
और फिर वो एक पॉसिबल मॉडल की तरह सामने आए, और रादर कि हम किसी और को हम कहें कि अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा था और हमको उसकी हिस्ट्री देखनी है, उनके कार्यों को देखना है और फिर उसको जीवन में ढालना है। जैसे हम अलग अलग महान लोगों की जीवनियों को इसीलिए पढ़ते हैं जनरल उसमें कि हम उनकी अच्छी बातों को अपना सकें, बट लेकिन यहाँ पे कहा गया कि हमको अपनी ही एक्शंस के द्वारा, अपने जो हम कार्य हैं उनके द्वारा ही हमको समझना होगा। इसके बाद उन्होंने कहा, इन आर्ट्स एग्जिस्टेंशियलिज्म एनकरेजेस इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन मोर देन कॉपीइंग एंड इमिटेटिंग एस्टेब्लिश्ड मॉडल। क्रिएटिविटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ। उन्होंने कहा कि हम ऐसा बच्चों को ऐसा स्टेज दें, इस तरीके से फैसिलिटेट करें कि बच्चा खुद से क्रिएटिव हो, खुद से कल्पनाशील हो और अपने जो भी उसके विचार हों वो एक क्रिएटिव तरीके, मतलब एक अपना खुद का एक्सप्रेशन वो दे सके। इन टीचिंग वैल्यूज, टीचर एम्प्लॉयज वैल्यूज clarification strategies to help students know themselves and their place in society. Here, teachers remain non-judgmental and take care not to impose their values on the students since values are personal. उन्होंने कोई भी प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू की बात नहीं कही, मतलब कि टीचर को ऐसे पहले से कुछ भी नहीं बताना है कि इन वैल्यूज को फॉलो करना है, बल्कि टीचर्स ने स्टूडेंट्स को ये खुली आज़ादी दी कि आपके जो पर्सनल वैल्यू हों, जो आपको आपके जीवन में काम आने वाले जो मूल्य हों, उन्हीं को आप चुनिए, ना कि जो पहले से डिसाइडेड प्री डिटरमिन्ड वैल्यूज़ एंड आइडियल्स हैं उनको आप चुनेंगे। इसमें उन्होंने आज़ादी दी थी। अब आता है कि through values clarification strategy the learner will be able to practice sound moral reasoning। मतलब जो वो खुद के अपने वैल्यूज़ बनाएगा, जो उसके खुद से वो अपने मूल्यों का निर्धारण करेगा, उसकी सहायता से वो खुद से प्रैक्टिस करेगा कि वो उसकी क्या नैतिक विचार हैं, उसकी क्या रीजनिंग स्किल्स हैं, वो सब कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। मतलब कि वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा अपने आप में कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी अपनी कौन सी पर्सनल चॉइसेस हैं। तो वैल्यूज़ एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस दैट गोज थ्रू आउट एग्जिस्टेंस। उसके अस्तित्व में उसके वैल्यूज़ का, उसके मूल्यों का निर्धारण इंसान खुद अपने आप से करेगा। ये भी मतलब ये टीचर सिखाएगा, इस तरह की बात वो बताएगा टीचर कि बच्चा अपने आप से अपने मूल्यों का निर्धारण कर सके। इसके बाद देयर शुड बी प्राइवेट एंड ओपन स्पेसेस इन द क्लासरूम टू फैसिलिटेट डायलॉग, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन टू लेसन द टेंशन, फॉर्मेलिटी एंड कॉन्स्ट्रेन एक्सपीरियंस बाय द लर्नर। मतलब स्कूल में इस तरह के स्पेसेस होने चाहिए जो कि प्राइवेट भी हो और ओपन भी हो। मीन्स अगर किसी बच्चे को अलग से टीचर से बात करनी है तो वो अलग से भी इंडिविजुअलाइज्ड लेसन्स भी ले सके, साथ ही साथ स्मॉल ग्रुप में भी वो डिस्कशन करके, वाद विवाद करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्रिटिसिज्म टू एनी इंडिविजुअल वर्क इज़ लेस इम्पॉर्टेंट। हम किसी भी इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं एज अ टीचर। अब रोल ऑफ टीचर क्या होगा, मतलब बेसिकली अभी तक तो हमने देखा कि टीचर किस तरीके से पढ़ाएगा, अब टीचर खुद में उसका क्या रोल होगा स्टूडेंट के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा कि स्टूडेंट को ही समझाए कि वो अपनी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी का क्या सार है, वो क्यों इस दुनिया में आया है, वो अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएगा। तो वो खुद से टीचर जो है वो स्टूडेंट को इस प्रकार प्रिपेयर करेगा कि वो अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, अपने आप ही अपने एग्जिस्टेंस के बारे में समझे। ये सारी चीज़ वो एक फैसिलिटेटर की तरह उसको गाइड करेगा। टू क्रिएट एनवायरनमेंट इन विच दे फ्रीली चूज देयर ओन प्रेफर्ड वे। मतलब टीचर का रोल बेसिकली क्या है, फैसिलिटेटर की तरह है, जिसमें बच्चे को ये आज़ादी दी जाएगी कि वो अपने चॉइसेस खुद कर सके।
साथ ही साथ टू रिलेट विद ईच स्टूडेंट ओपनली एंड ऑनेस्टली। और टीचर का ये भी रोल होगा कि हर बच्चे से अलग से उससे बात करे, उसकी काउंसलिंग करे और ईमानदारी से उसकी बातों को समझे और किसी तरह की कोई पार्शियलिटी ना करे टीचर, और हर बच्चे के हेल्प के लिए ईमानदारी से खड़ा रहे। साथ ही साथ वो कोई भी प्रॉब्लम अगर लर्नर की लर्निंग में आती है तो वो असिस्ट करे, उसकी मदद करे, गाइड करे इन द प्रोसेस of becoming intelligent, sensitive, choosing and acting individual who know the obligation and responsibility of freedom। जैसा कि स्लाइड में बताया जा रहा है कि टीचर को स्टूडेंट को हर एक वे पे उसको मदद करनी होगी जिससे कि वो जो भी चूज कर रहा है वो सही चूज करे। साथ ही साथ अगर वो जो चूज करने का जो मार्ग है, जो वे है, उसमें भी उसको पूरा सहयोग करना होगा। टू हेल्प द इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एंड नोन हिमसेल्फ बेटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिसपे पूरी एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी ही टिकी है कि किस तरीके से हर स्टूडेंट अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को समझ पाए। उसका मार्गदर्शन कौन करेगा? वो टीचर करेगा कि वो एक अच्छे तरीके से अपने जो उसके जो पावर्स हैं, इनिएट पावर्स हैं, उसको टीचर मार्गदर्शन दे कि वो अपनी पावर्स को समझे और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो बेसिकली हम कहेंगे कि टू बी अ क्वेश्चनायर, रोल ऑफ टीचर क्या होगा? टू बी अ क्वेश्चनायर, पोजर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, identifier of choices who challenges the learner to become fully existent। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं जो कि टीचर के रोल को बताती है एज अ क्वेश्चनर, एज एन ऑल्टरनेटिव, चॉइसेस एंड एग्जिस्टेंट। अब बात करते हैं कि लर्नर का क्या रोल होगा। टीचर का तो हमने देख लिया, अब लर्नर को किस तरीके से वो कैसे आगे बढ़ेगा अपने एजुकेशन में। टू फ्रीली चूज व्हाट सब्जेक्ट दे वांट टू स्टडी एज लॉन्ग एज दे आर इंटरेस्टेड इन इट एंड टू डिफाइन देयर ओन एसेंस और मीनिंग ऑफ लाइफ। हर लर्नर आज़ाद है अपने करिकुलम में जो सब्जेक्ट है उसकी रुचि के अनुसार वो चूज़ कर सके और उस रुचि जो उसके चुने हुए विषय हैं उसके आधार पे वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना पाए। थैंक यू। नहीं, ये वाली स्लाइड नहीं। हाँ सुनो निष्ठा, इसमें वो वाली स्लाइड नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम दोबारा से एग्जिस्टेंशलिज्म को सम अप करेंगे कि एग्जिस्टेंशलिज्म को एक बार फिर से देखेंगे कि ये सबसे यंगेस्ट फ़िलॉसफी है, ये 20th सेंचुरी की फ़िलॉसफी है और इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स हुए हैं वो सोरेन कियरकेगार्ड, डैनिश, जो कि एक डैनिश फ़िलासफ़र थे। इसके अलावा जीन पॉल सार्त्रे जो कि फ्रेंच फ़िलासफ़र थे, कार्ल जैस्पीज जो कि बर्नर जर्मन फ़िलासफ़र थे, और उन लोगों ने उनके विचारों से ये फ़िलासफ़ी निकली है जिसके तहत हम एग्जिस्टेंशलिज्म या मानव के अस्तित्व की बात करते हैं। अगर इंडियन फ़िलासफ़र में देखेंगे तो एक बारी हम डॉक्टर राधा कृष्ण ने एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में बताया कि एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ अ न्यू नेम फॉर एंशिएंट मेथड। जो हमारा पुराना मेथड चला आ रहा था उसका एक नया नाम है, क्योंकि अगर हम एग्जिस्टेंशलिज्म की मीनिंग पे जाएंगे तो ये बेसिकली ये एक एंटी फ़िलासफ़ी है या अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी। ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी क्या थी? बेसिकली आपके आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म या जो हमने पढ़े हैं प्रैग्मेटिज़म, रियलिज़म, इन फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ ये आई और ये चाहती थी कि मैन मेक्स द मैन, मतलब इंसान खुद को इंसान ही इंसान बनाएगा। तो मैन इज़ द टोटल सम ऑफ एक्शन। इंसान जो भी दिख रहा है वो उस अपने कर्मों
उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है, वो जो भी कार्य कर रहा है उसके कार्यों को ही इंसान मतलब खुद को खुद निर्मित करता है। तो इस तरीके से जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो एजम्पशंस आएंगे वो बेसिकली क्या होंगे? द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस इज मैन रादर देन ट्रूथ, लॉ, प्रिंसिपल और एसेंस। मतलब कि जो सार है इस फिलॉसफी का वो यही है कि मनुष्य का अस्तित्व वो खुद ही है, वही सेंट्रल पोजीशन पे है, ना ही कोई एक अंतिम सत्य आएगा या कोई लॉज और प्रिंसिपल होंगे। वो खुद ही अपने एक्शंस के द्वारा अपना निर्माण करेगा। द नोशन ऑफ द यूनिकनेस of this philosophy is mystery of man implies that previous definition of man have been completely unsatisfactory. Man is not alone in the world. वो कहते हैं कि इंसान जो है वो अकेला नहीं है इस दुनिया में, बल्कि उसके एक्शन उसके साथ हैं। Existentialism propounds that ये जो फिलॉसफी है वो बिलीव करती है किस बात पे कि मैन कैन नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी मेड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस फोर्स्ड अपॉन हिम। किसी तरह के पहले से प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज़ की बात एग्जिस्टेंशलिज्म नहीं करता है। वो बेसिकली मानव के अस्तित्व की बात करता है, उसकी नॉलेज की बात करता है, उसकी स्वतंत्रता की बात करता है, उसकी जिम्मेदारियों की बात करता है। वो कहता है कि मैन इज़ नॉट कंप्लीट, नो एक्सेप्टेंस ऑफ रेडीमेड कंसेप्ट। किसी तरह के ऐसे कंसेप्ट की जो पहले से तैयार हैं उसको वो मैन खुद नहीं स्वीकार करता है। वो मानता है कि जो भी कंसेप्ट होंगे वो हर इंसान के लिए अपने खुद के कंसेप्ट होंगे। इसीलिए जो एम्स ऑफ एजुकेशन है एग्जिस्टेंशियलिज्म में वो सेल्फ रियलाइजेशन के हैं, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे टीचर की कल्पना की है जो खुद से सेल्फ रियलाइज्ड होगा। उसके बाद अगर हम सम अप करने पे आएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि जो एजुकेशन के एम्स होंगे वो कैसे होंगे, फ्री इंडिविजुअलिटी के होंगे। किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा कि आपको इसी ग्रुप को शामिल करना है। जो बच्चे की जो पूरी उसको आज़ादी दी जाएगी कि वो अपने जो भी सब्जेक्ट हैं उसका चुनाव कर सकें। और करिकुलम भी कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें द चाइल्ड शुड नो हिज ओन सेल्फ। मतलब ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित हो जिसमें हर बच्चा अपनी पेस से पढ़ सके। साथ ही साथ करिकुलम का निर्माण ऐसा भी हो जिसमें जो समस्या हो वो बच्चे के सामने रखी जाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन हो जिसमें बच्चा खुद से अपने नॉलेज से, अपने चॉइसेस से, अपने फ्रीडम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब दोबारा से अगर हम मेथड ऑफ टीचिंग को याद करेंगे तो हमने पहले भी बताया था कि बेसिकली साइंटिफिक मेथड ऑफ टीचिंग अपनाने की बात कही गई है एग्जिस्टेंशियलिज्म में। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर मेथड की बात कही गई है और कभी कभी पर्सनलाइज तरीके से, इंडिविजुअलाइज तरीके से भी बच्चे को समझाया जाए, जिसमें केस स्टडी मेथड बताया गया। और किसी भी तरह के बहुत बड़े लेवल पे, बड़े ग्रुप में समझाने को नकारा है। और बेसिकली कहा गया है कि इंडिविजुअल्स अटेंशन हर एक बच्चे को देनी होगी। और डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, जिसमें इंडिविजुअल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज चॉइसेस। किसी टीचर कोई या स्कूल कोई तरह का अनुशासन नहीं फोर्स करेगा, बल्कि वो बच्चे की अपनी चॉइसेस हैं। वो अपनी चॉइसेस अगर वो गलत करता है तो उसको अपने आप उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो वो अनुशासित खुद ही अपने आप हो जाएगा जो कि वो चूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि एडोलेसेंट मस्ट बी पनिश इफ़ ही इज़ फाउंड रिबेलियस इन द क्लास। मतलब उन्होंने अनुशासन के तहत ये भी कहा कि जो एडोलेसेंट बच्चे हैं ऐसा नहीं उनको एकदम खुला छोड़ देना चाहिए, बल्कि जब ज़रूरत पड़े, अगर वो बहुत रिबेलियस हो रहे हैं,
टीचर की बात नहीं मान रहे हैं, उस केस में उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। हैज़ टू असिस्ट एंड गाइड ईच ऑफ हिज स्टूडेंट, अनुशासित रखने के लिए हर समय हम बच्चे के को हम गाइड करेंगे। और साथ ही साथ जो आज के टाइम पे क्या कंट्रीब्यूशन है एग्जिस्टेंशियलिज्म की आज के एजुकेशन सिस्टम में, तो बेसिकली हम कहेंगे कि टोटल डेवलपमेंट जिस तरीके से एग्जिस्टेंशियलिज्म में बताया गया, उसी तरह आज के टाइम में उसको अगर हम इसको करिकुलम में शामिल करेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट की फ़िलॉसफी होगी एग्जिस्टेंशियलिज्म की। साथ ही साथ वो एम्फेसाइज करते हैं सब्जेक्टिव नॉलेज की पर और एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो हैं वो वातावरण पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। अब बात करते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं, मतलब अगर मेरिट है तो डीमेरिट भी हो सकती है। तो रिक्वायर्स अ गुड डील ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ टीचर टू डेवलप इंडिविजुअल रिलेशनशिप with the student for having a closer understanding of their personality। जैसा कि इसमें बताया गया है कि हर बच्चे पे इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन दिया जाए, मतलब हर टीचर को हर बच्चे पे इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन दिया जाए। लेकिन आज के समय में चूँकि क्लासरूम में इतनी भीड़ होती है, इतने ज़्यादा बच्चे, इतने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं कि टीचर इतना समय दे ही नहीं पाती है कि वो हर मतलब कोशिश तो पूरी करती है, बट जिस पेस से सिखाने की बात इसमें बताई गई है एग्जिस्टेंशियलिज्म में, उस पेस से हम नहीं सिखा सकते। इस तरीके से जो एजुकेशनल मेथड भी जो दिए गए हैं वो इम्प्रैक्टिकल हैं और इनएप्लीकेबल हैं इन एन इतनी डेवलप्ड सोसाइटी में। इसके अलावा जो एग्जिस्टेंशियल एम ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वन साइडेड हैं, मतलब केवल इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन की बात करते हैं, ये भी एक डीमेरिट की बात हो सकती है। इसके अलावा ये भूल गए बहुत इम्पॉर्टेंट एम जो कि जिसमें हम सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि ये पूरी तरीके से एग्जिस्टेंशियलिज्म में कहीं दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म के तहत हम जो मेथड्स ऑफ टीचिंग जो अपनाई जा रही है वो भी बहुत कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्या लिमिटेशन है, ओवरऑल हम लोगों ने एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलॉसफी अभी तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारा पेपर है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, उसमें जो सेकेंड यूनिट है मेजर स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़, उसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। जिसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने समझा था कि क्या है फ़िलॉसफी, उसकी क्या ब्रांचेस हैं। उसके बाद आपका आइडियलिज़म आ गया, फिर उसके बाद नेचुरलिज़म आ गया, नेचुरलिज़म के बाद आपके प्रैग्मेटिज़म है, रियलिज़म है, और सबसे लास्ट जो फ़िलॉसफी है जो क्योंकि ये सबसे मॉडर्न है, तो ये एग्जिस्टेंशियलिज़म के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने समझा।